नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर एक कदम सफलता की ओर पीके एजुकेशन कोर के साथ। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जीएस और जीके से संबंधित सभी तरह के टॉपिक कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। आज के टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी हाल ही में मणिपुर में जो दंगे हुए हैं और मणिपुर जो चर्चा में बना हुआ है उसके पीछे क्या-क्या रीजन है और किस तरीके से क्या कारण हुआ कि इतने ज्यादा दंगे भड़के वहां पर और वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, वो आपस में क्यों इस तरीके से लड़ रही हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज चलते हैं और देखते हैं मणिपुर अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो मणिपुर में जो चर्चा का कारण है, आप जानते होंगे मणिपुर जो है वो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी राजधानी जो है वो इम्फाल है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले अचानक से वहाँ पर हिंसा भड़क गई और राज्य के जो 8 जिले हैं, कितने जिले हैं राज्य के लगभग 8 जिलों में इसने अपनी चपेट में ले लिया। जो हिंसा भड़की वो 8 जिलों तक पहुँच गई और इसलिए सरकार को यहाँ पर क्या करना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी। आपको पता होगा धारा 144 क्या होती है? अगर नहीं पता है, तो इसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। धारा 144 लगाने के साथ-साथ 5 शहरों में इन्हें इंटरनेट की सुविधाएँ भी बाधित करनी पड़ी और हिंसा प्रभावित जिलों में असम राइफल्स की 34 और सेना की 9 कंपनियां तैनात करनी पड़ी ताकि कोई भी अनहोनी ना घट सके। तो सरकार ने अपनी तरीके से अपने चीजों को कंट्रोल में करने के लिए इस तरीके से किया। तो आपको ये समझ में आ गया मोटा-मोटा कि मणिपुर में अभी हाल ही में दंगे हुए जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में बने हुए थे। और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत के नागरिक होने के नाते आपके राज्यों में किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उनसे भी आपको अवेयर होना चाहिए। तो देखते हैं आगे। अब देखिए ये मणिपुर का मैप है आपके सामने। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा मणिपुर का है और मणिपुर जो राज्य है इससे भारत के 3 और राज्य सटे हुए हैं। वो है मिजोरम, असम और नागालैंड। ये वाला हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आप ये पूरा ये आपका हिस्सा जो है वो मणिपुर का हिस्सा है। मणिपुर में लगभग यहाँ पर 32 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। कितनी जनजातियां रहती हैं? लगभग 32 जनजातियां हैं। और बीरेन सिंह यहाँ के एन बीरेन सिंह जो क्या है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बाकी आप इंडिया के मैप में इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये देखिए ये यहाँ की मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट्स है। इनको भी आप थोड़ा जूम करके या रोक कर आराम से देख सकते हैं या फिर आप जनरल भी गूगल पे टाइप करके मणिपुर का मैप देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं, एटलीस्ट में देख सकते हैं। भारत के नक्शे के अंदर आप इन चीजों को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैप पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको थ्योरेटिकली नॉलेज होती है। मैप पढ़ने से क्या होता है, जब आप मैप में अच्छे से एक बार चीजें देख लेते हैं तो वो आपकी नजर में बस जाती हैं और आगे जब आप एग्जाम देते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि ये राज्य किससे मिलता है, इसकी सीमाएं किससे मिलती हैं, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी देखा कि असम कि मिजोरम राज्य जो है या फिर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा राज्य जो है या मणिपुर राज्य, इनकी राज्य की सीमाएं किससे मिलती हैं, तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर जो है वो एलिमिनेट कर पाएंगे और आप आसानी से आंसर लगा देंगे। अगर आपको आंसर नहीं भी पता होगा तो भी आप इजिली एलिमिनेट कर देंगे। माय पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को जानें। मैप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैप को बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझें। नोट्स भी बनाएँ अपने हिसाब से तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं दंगे आखिर भड़के क्यों? देखिए, जब भी कभी कोई भी इस तरीके की सिचुएशन होती है, उसके पीछे एक ही रीज़न होता है अस्तित्व। जब किसी को ये खतरा लगता है कि मेरा अस्तित्व खतरे में है, तभी वो इन चीज़ों की तरफ अग्रसर होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था कि कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए, मणिपुर का जो क्षेत्रफल है, उसमें कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है, 89% हिस्सा क्या है? मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में है। यहाँ 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैतई, नागा और कुकी। कितने समुदाय हैं? 3 समुदाय जो बड़े समुदाय हैं, बाकी तो 32 जनजातियां मैंने आपको भी बताया, लेकिन मेन तौर पे देखा जाए तो मतई, नागा और कुकी ये 3 जनजातियां हैं यहाँ पर। इसमें नागा और कुकी को आदिवासी समुदाय का दर्जा मिला हुआ है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा इनको मिला हुआ है। इनको ये दर्जा मिला हुआ है तो इसके बेनिफिट्स भी इन्हें होते हैं सरकारी नौकरी में और भी बहुत तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो इनको मिलते हैं।
जबकि मताई आदिवासी के जो लोग हैं अभी इनको कोई दर्जा प्राप्त नहीं है, तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इन्हें नहीं मिला है, इसलिए ये इस दर्जे को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इनका क्या था कि आदिवासी, अब ये जो आदिवासी लोग हैं अभी इनको दर्जा नहीं मिला है, इसलिए इनको मैताई आदिवासी या मैताई समुदाय भी कह सकते हैं। तो ये लोग क्या है, ये लोग ज्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी हाल ही में चर्चा में बनी हुई मैताई समुदाय किस धर्म को मानता है, तो आपके पास आंसर इसका होना चाहिए। और बाकी जो नागा और कुकी है वो ईसाई धर्म से संबंधित और या फिर ये कहें उनसे संबंध रखते हैं। कानून के अनुसार क्या है यहाँ पर कि सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। जो मैताई समुदाय है वो ज्यादातर जो रहता है ना वो इम्फाल वाले एरिया में रहता है, और पहाड़ी पर वहां पर जो लोग रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, उस एरिया में जो नागा और कुकी से संबंधित लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, और वहां पर उन्हें व्यवसाय करने की भी अनुमति है और अपने जीविकोपार्जन के लिए वो वहां पे काम करते हैं। वहीं मैतई समुदाय के लोग जो है वे अनुसूचित जाति का दर्जा तो इन्हें मिला हुआ है, लेकिन क्या ये कह रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति करनी है, हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहिए, इसलिए पहाड़ी इलाकों में ये अपना घर नहीं बना सकते हैं। और ये लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, इम्फाल घाटी में बसते हैं। कहाँ बसते हैं, इम्फाल घाटी में बसते हैं, आपको पता होना चाहिए मैतई लोग कहाँ बसते हैं, इम्फाल घाटी में। हालांकि राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है या वहाँ का प्रशासन है उसमें लगभग 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर इन्हीं का प्रभाव है। तो नागा और कोकी का ये कहना है कि ये प्रतिशत में भी हमसे ज्यादा है, इनका अभी ही इतना प्रतिनिधित्व है विधानसभा की सीटों में या फिर यूं कहें राजनीति में मणिपुर की। तो अगर ये इस समुदाय में शेड्यूल ट्राइब्स में अगर ये आ गए तो हमारे लिए और ज्यादा खतरा बन जाएगा। हमेशा देखिए जब उनको इस चीज का बहुत डर है कि संख्या में भी ज्यादा है, इनका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये लोग हम पर ही हावी होने लग रहे, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए जो नागा और कुकी हैं उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जब संख्या में ज्यादा भी हैं और राजनीति में भी ज्यादा हैं तो ये हमारे अधिकारों को छीनेंगे और इन्हें अधिकार ज्यादा मिल जाएंगे। तो अस्तित्व की वजह यही है, इसी कारण यहाँ पर दंगे भड़के हुए हैं। अब देखिए इसमें, अब देखो असली कारण ये भी है कि मताई समुदाय के लोग संख्या में भी ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग कितने प्रतिशत है, 53% है, जबकि 40% जो है वो नागा और कुकी लोग हैं। 7% लोग हैं जो अन्य समुदाय से संबंधित रखते हैं, इसका संबंध रखते हैं, जैसे कि मयांग लोग हो गए, ये लोग मुस्लिम समुदाय से अपना संबंध रखते हैं। अब मैतई समुदाय के लोग भी पहाड़ी इलाकों में बसने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई हमें क्यों पहाड़ी इलाके में बसने नहीं दिया जा रहा है। राज्य के कानून के अनुसार सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही लोग, मतलब एसटी लोग ही, जो समुदाय एसटी समुदाय के लोग हैं वही लोग पहाड़ी इलाकों में बस सकते हैं। इसलिए सालों से मतई समुदाय, लगभग 12 साल से मतई समुदाय अपने आप को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए लगा हुआ है। तो अपना दर्जा वो चाहते हैं कि हमारा दर्जा एससी से हटकर अनुसूचित जनजाति आई मीन एसटी में हो जाए, और इसी की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में तो क्या हुआ, राज्य के जो हाईकोर्ट है, शायद डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 19 तारीख को हाईकोर्ट ने मतई समुदाय को राज्य से कहा कि इनको मतई समुदाय जो है उसको एसटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर विचार करने की बात कही, सिर्फ विचार करने की बात कही है। 12 साल से इस बात पे ये लोग लगे हुए हैं कि इन्हें दर्जा मिलना चाहिए। तो देखिए शेड्यूल ट्राइब, ऐसा तो होता नहीं है कि आज ही किसी को बोला गया कि इस दर्जे में आप आ जाएंगे, आप शेड्यूल ट्राइब हो गए आज से और आज से ही आपको सारे उसके फायदे मिल जाएंगे। ये बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, स्पेशली अगर भारत की बात करी जाए, बहुल आबादी वाला इलाका है, बहुल आबादी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, और एक एक क्षेत्र में हमेशा ये चीज आप अपने दिमाग में जरा खुले दिमाग से सोचेंगे और इस चीज को समझेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको बचा के रखना या उनमें शांति बनाए रखना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो हमेशा इस तरीके की सिचुएशंस पैदा करते रहते हैं। तो चाहे वो नागालैंड को लेकर हो, चाहे वो मणिपुर को लेकर हो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश मध्य चीन से समझ सकते हैं, तो जो हमारी बाउंड्रीज है उनको हमें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतई लोगों, इन लोगों का ये भी कहना है कि लोग बांग्लादेश और अगर दूसरे देशों से आते हैं वो भी यहाँ पर बहुल मात्रा में होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा मिल जाए ताकि हम अपने जो अधिकार हैं उनको और अच्छे से ले सकें गवर्नमेंट से।
तो राज्य की हाईकोर्ट ने सिर्फ कहा ही था, विचार की बात ही करी थी। इसी बात का विरोध करने के लिए ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर आई मीन ATSUM ने आदिवासी एकता मोर्च निकाल दिया। क्या निकाल दिया? आदिवासी एकता मार्च निकाल दिया। और इसी मार्च, आपको पता है जब ऐसी सिचुएशन में कोई मार्च निकाला जाए या कोई कुछ भी निकाला जाए या लोग धरने पे बैठ जाए या कुछ और थोड़ी बहुत रिएक्शन करे तो पूरे चांसेस हो जाते हैं कि हिंसा भड़केगी ही, क्योंकि लोग उस समय पे ना बड़े एग्रेसिव होते हैं और उस समय पर लोगों की सोचने और समझने की शक्ति ना दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाती है। अगर उनको लगता है कि ये समुदाय जो है ये ऐसा कर रहा है, तो उस समय अगर वो बंदा जेन्युइन भी होगा और अगर सही सोच भी पा रहा होगा, बट इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं ना, उस सिचुएशन में वो लोग इतने इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से कि दंगे भड़क ही जाते हैं। तो हमेशा इन्हीं चीजों से बचने के लिए जनरली कहा जाता है कि गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, गलत बोलना नहीं चाहिए, ताकि समाज पर गलत इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि समाज के लोग, समाज किससे बनता है? लोगों से बनता है और लोगों की सोच से बनता है। जब लोगों की सोच ऐसी हो जाएगी कि ये लोग गलत है और हम सही है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बयान जो भड़काने वाले होते हैं, अगर आप कुछ भी देंगे तो वो आपके समाज को पूरी तरीके से खोखला करते हैं और स्पेशली यंगस्टर्स को तो बहुत ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आदिवासी एक मार्च निकाला और उसी समय पर अचानक से पूरे राज्य में कई इलाकों में हिंसा भड़क गई, लड़ाई हो गई आपस में, दोनों में फायरिंग शुरू हो गई। कई जगहों पर ऐसा हो गया कि बिल्कुल इंटरनेट की सुविधाएं बंद करनी पड़ी ताकि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर ना हो, इधर से उधर ना हो। तो वो लोग उस चीज को, जो सरकार है वो उस चीज पर कंट्रोल कर सके। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो हिंसा भड़की थी सबसे पहले, वो भड़की थी चुरार चांदपुर में। जिले में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के लोग जो आपस में भिड़ गए और भयानक इसने हिंसा का एक रूप ले लिया। जब हिंसा भड़कती है तो फिर तो गाड़ियों में भी आग लगेगी, प्लेटफॉर्म जो ट्रेन है उनमें भी आग लगेगी। तो कुल मिला के मतलब एक होता है ना, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। और पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मतलब है गवर्नमेंट तक अपनी बात को अलग तरीके से पहुंचाना, कि पब्लिक इस बात से, जो तुमने बोला है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिले, इसके हम खिलाफ हैं। और वो कैसे इस चीज को एक्सप्रेस करेंगे? तो वो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वो इस तरीके की हरकतें करते हैं और फिर सारे जितने भी लोग होते हैं वहां पर, वो इस सब हिंसा में लिप्त हो जाते हैं। तो इस समय पर यहाँ पर हिंसा का रूप ले लिया और राज्य को केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ी। हालात को देखते हुए 8 जिलों, लगभग इम्फाल वेस्ट, काकचिंग, थौबाल, जिरबाम, विष्णुपुर, चुराचांदपुर और कांगपोकाबी और तेलंगपौल के कर्फ्यू लगा दिया गया। इन जगहों पर क्या हुआ? कर्फ्यू लगाना पड़ा इनको 8 जिलों में, और 5 जिलों में इनको इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद करनी पड़ी। देखिए हिंसा के परिणाम क्या हुए? जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो हिंसा कभी भी अच्छी नहीं होती है। 100 से ज्यादा लोग मर गए और मतलब घायल भी हो गए और कई लोगों की डेथ भी हुई है। कई लोगों को कई लोगों की अब तक मौत की बहुत ज्यादा खबर आ चुकी है, या फिर कई घटनाओं पर आग जला लगा दी गई सामने से। और बहुत सारी इतनी घटनाएं आई हैं कि देख के आप देखेंगे ना जब पिक्चर्स में या फिर वीडियोस में, मन खराब हो जाता है कि आखिर मतलब देश क्यों जल रहा है इस तरीके से, या फिर कोई राज्य जैसे क्यों जल रहा है। और इंटरनेट भी बंद करना पड़ा, धारा 144 भी लागू करनी पड़ी। तो ये एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया कि इसमें क्यों ये चर्चा में था अभी हाल ही में मणिपुर। एक चीज और है आपके लिए, अगर आप एग्जाम की दृष्टि से इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको समझना चाहिए जितने भी ये आदिवासी समुदाय हैं, जितनी भी ये जनजातियां हैं, तो जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली आईएएस के एग्जाम की मैं बात करूं, तो आप इन चीजों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। भारत की जनजातियों के बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्यों लोग अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी, आप बताएंगे कि भारत में मणिपुर का विलय कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।